हेलो रिवॉन, वेलकम टू आवर चैनल सोशियोलॉजी सुपर फास्ट रिवीजन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मर्टन के प्रकारवाद के बारे में। तो मर्टन का जो प्रकारवादी सिद्धांत है इसको कहा जाता है अनुभूतिमूलक प्रकारवाद। अनुभूतिमूलक प्रकारवाद क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने आनुभाविक तरीके से छोटे छोटे सिद्धांतों के बेसिस पे इसको डिफ़ाइन किया है। तो मर्टन ने जो प्रकारवादी सिद्धांत दिया ये मेलिनोवस्की के सार्वभौमिक प्रकारवाद के सिद्धांत के विरोध में दिया है। मेलिनोवस्की एक महत्वपूर्ण विचारक हैं समाजशास्त्री विचारधारा में। तो मेलिनोवस्की बात करते हैं कि समाज में जो भी है, जो कुछ भी है, उसका अनिवार्यतः कुछ न कुछ प्रकार्य होगा ही। अब देखिए, पहले तो ये प्रकार्य शब्द का अर्थ समझ लीजिए। प्रकार्य शब्द का अर्थ होता है योगदान। जो संरचना या जो व्यवस्था की इकाइयां हैं, इकाइयों का योगदान क्या है पूरी व्यवस्था को बनाए रखने में, ये होता है उनका प्रकार्य, उनका फंक्शन। तो मेलिनोवस्की बात करता है कि समाज में जितनी भी इकाइयां हैं जो कि इसके घटक हैं, वो अनिवार्यतः कुछ ना कुछ उनका प्रकार्य होगा ही। इसीलिए उसने कहा सार्वभौमिक प्रकारवाद, यानी अनिवार्यतः प्रकार्य होगा ही। तो मर्टन उनके इन विचारों को नहीं मानते हैं। इन्होंने इनके विचारों का खंडन किया और 3 प्रमुख अवधारणाओं पर बल दिया। जो मर्टन का पूरा प्रकारवादी सिद्धांत है वो 3 मेजर कॉन्सेप्ट पे आधारित है। कौन कौन सी अवधारणाएं हैं? पहला अवधारणा जो है वो है प्रकार्य, दूसरा है दुष्प्रकार्य और तीसरा है अकार्य। तो चलिए बारी बारी से इनको समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए प्रकार्य क्या होता है। प्रकार्य से मर्टन का तात्पर्य था कि जो समाज की या जो संरचना की या जो व्यवस्था की इकाइयां हैं, उनका ऐसा योगदान जो कि व्यवस्था के संतुलन को बनाए रखता है। प्रकार्य का मतलब हुआ कि व्यवस्था के संतुलन को बनाए रखने वाला योगदान। अब ये जो योगदान है ये 2 प्रकार का हो सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने प्रकार्य के 2 भाग किए। पहला इन्होंने बताया प्रकट प्रकार्य और दूसरा बताया प्रच्छन्न प्रकार्य। तो प्रकट प्रकार्य में ये बात करते हैं कि सामाजिक संरचना की इकाइयों का एक ऐसा योगदान जो कि समाज स्वीकार्य भी करता है और वांछित भी है। अर्थात जिसको समाज चाह भी रहा है, वांछित अर्थात कि उस इकाई से वही चीज़ चाही जा रही है और उसको समाज एक्सेप्ट भी कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, धार्मिक आयोजनों का आप उदाहरण ले सकते हैं। तो धार्मिक आयोजनों का वांछित प्रकार ये होता है कि वो समाज में तनाव प्रबंधन का काम करते हैं। व्यक्ति थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री होता है और थोड़ा सा वो मोटिवेशन या सारी चीज़ें, थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर आती है। तो वांछित प्रकार ये है, वांछित भी है और ये चीज़ स्वीकार्य भी है। तो ये हो गया धार्मिक आयोजनों का प्रकट प्रकार्य। दूसरा जो भाग है प्रकार्य का वो होता है प्रच्छन्न प्रकार्य। प्रच्छन्न का अर्थ होता है छुपा हुआ, कोई ऐसी चीज़ जो कि छुपी हुई हो, मतलब उसको हम स्पष्ट तौर पर करना नहीं चाह रहे लेकिन छुपे तौर पर वो हो जाती है। तो ऐसा प्रकार्य इकाइयों का ऐसा योगदान जो कि ना तो वांछित है और ना ही समाज द्वारा स्वीकार्य है। अर्थात ना तो वो चाहा जा रहा था और ना ही उसको सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन जाने अनजाने वो घटित हो जाता है। अब मैंने अभी उदाहरण दिया था धार्मिक आयोजनों का। तो धार्मिक आयोजन जब होते हैं तो प्रकट प्रकार तो उनका हो गया तनाव प्रबंधन, और प्रच्छन्न प्रकार ये हो गया कि सपोज धार्मिक आयोजनों में कोई भी दुर्घटना हो गई या किसी भी तरीके की अशांति या कुछ भी हो गया, तो ये चीज़ समाज चाह नहीं रहा था लेकिन हो गया, तो वांछित नहीं है और इसको समाज स्वीकार्य भी नहीं कर रहा लेकिन फिर भी घटित हो गया। तो इसको हम कहेंगे प्रच्छन्न प्रकार्य। अब दूसरी जो अवधारणा है वो है दुष्प्रकार्य की। तो दुष्प्रकार्य का क्या तात्पर्य हुआ? तो मर्टन कहते हैं कि कुछ ऐसी गतिविधियां
जो कि सामाजिक व्यवस्था को विघटित कर दें या उनका संतुलन बिगाड़ दें। अर्थात जो इकाइयाँ हैं, जो घटक इकाइयाँ हैं, यदि उनमें कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसी चीज़ आ जाए जो कि पूरी व्यवस्था का संतुलन खराब कर दे। जैसे व्यवस्था में नियम होते हैं और नियमों को सभी पालन करते हैं उनका, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे चोरी करना, हत्या, लूट-पाट, इस तरीके की जो घटनाएँ हैं, तो ये सारी किस में आ जाएँगी? दुष्प्रकार में आ जाएँगी। तो ऐसी गतिविधियाँ या ऐसा कार्य जिससे सामाजिक व्यवस्था विघटित होती है या संतुलन बिगड़ता है। तीसरी अवधारणा है अकार्य। ऐसी गतिविधियाँ जिनसे सामाजिक व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ता, उसका कोई अंतर नहीं आता, तो इसको कहते हैं अकार्य। तो ये 3 मेजर कॉन्सेप्ट हैं, प्रकार्य, दुष्प्रकार्य और अकार्य। तो मर्टन कहता है कि अनिवार्य नहीं है कि प्रत्येक इकाई सकारात्मक योगदान ही करे, उसका दुष्प्रकार्य भी हो सकता है। अब दुष्प्रकार्य की जब ये बात करते हैं तो वहीं पर इन्होंने एक अवधारणा दी है एनोमी। एनोमी या इसको आप विचलन कह सकते हैं। तो एनोमी का जो कॉन्सेप्ट है इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि मर्टन के प्रकार्यवाद से ही संबंधित है। तो मर्टन ने बताया कि जब व्यक्ति जो होता है उसका लक्ष्य कुछ और है और उसको समाज ने जो साधन अवेलेबल करवाए हैं वो कुछ और है। तो जब लक्ष्य और साधन दोनों में अनुरूपता नहीं होती, सामंजस्य नहीं बैठ पाता है, तब वो सामाजिक नियमों को मानना छोड़ देता है। और फिर ऐसी स्थिति में मर्टन कहते हैं कि ऐसी स्थिति को एनोमी कहा जाएगा, कि वो नियमों को नहीं मान रहा है, वो सामाजिक नियमों से हट जाता है, सामाजिक नियमों से विचलित हो जाता है और उसका लक्ष्य कुछ और है और साधन कुछ और है। तो लक्ष्य और साधनों में अनुरूपता ना होने को ही ये एनोमी कहते हैं, जहाँ पर वह सामाजिक नियमों को मानना छोड़ देता है। तो मर्टन ने बताया कि जो ये विचलनकारी व्यवहार है, जैसे एग्जाम्पल के लिए चोरी करना, तो विचलनकारी जो व्यवहार है ये 5 तरीकों से व्यक्त होता है। कौन कौन से 5 तरीके हैं? तो पहला इन्होंने बताया तरीका जिसमें इन्होंने कहा अनुरूपता, यानी कन्फर्मिटी होती है। अब यहाँ पर लक्ष्य भी होता है, यानी कि उसको लक्ष्य भी उसका है और लक्ष्य के अनुरूप उसको साधन भी अवेलेबल हैं। जैसे कि आपको टीचर बनना है और आपके पास आज के समय में बहुत सारे संसाधन मौजूद हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन बुक्स और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आपके लिए ये कन्फर्मिटी की स्थिति हो गई। दूसरी चीज़ है नव प्रवर्तनवाद, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनोवेशन। इनोवेशन की स्थिति में आपके पास लक्ष्य तो है, आप कुछ नया करना चाहते हैं, कोई वैज्ञानिक आविष्कार जैसे आपने किया, तो यहाँ पर आपके पास लक्ष्य तो है, कुछ आप नया करना चाहते हैं, लेकिन समाज उसको स्वीकार नहीं कर रहा है, इसलिए समाज साधन उपलब्ध नहीं करवाएगा। तो यहाँ पर आपके पास साधन नहीं है। तीसरी चीज़ है विधिवाद, इसको बोलते हैं रिचुअलिज्म। अब यहाँ पर थोड़ा सा रूढ़िवादी जो तौर तरीके हैं उनको हम उदाहरण के तौर पर लेंगे। तो जो रूढ़िवादी तौर तरीके हैं उनमें समाज साधन उपलब्ध करवा रहा है, लेकिन अब हमारे पास कोई लक्ष्य ही नहीं है। जैसे कोई भी पुरानी परंपरा है तो उसका निर्वाह किसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नहीं होता, बस समाज ऐसे ही उसका निर्वाह करता है। तो साधन है यहाँ पर लेकिन लक्ष्य नहीं है, तो ये विधिवाद की स्थिति हो गई। चौथी चीज़ है वापसी, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिट्रेटिज्म। तो यहाँ पर ना तो लक्ष्य होते हैं और ना ही साधन होते हैं। तो इस स्थिति में ना लक्ष्य होंगे ना साधन होंगे, तो इसको बोलते हैं रिट्रेटिज्म। और पांचवी स्थिति को मर्टन ने बोला है रिबेलियन। तो रिबेल यानी विद्रोह की स्थिति में क्या करता है व्यक्ति, उसके पास साधन और लक्ष्य का सामंजस्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे क्रांति या विद्रोह की स्थिति में हो सकता है उसका लक्ष्य बहुत बड़ा हो और सपोज हो सकता है उसको साधन भी मिले हों, या हो सकता है उसको साधन ना भी मिले हों। तो दोनों की स्थिति यहाँ पर हो सकती है, तो कुछ भी कंफर्म नहीं रहता। तो ये रिबेलियन या विद्रोह की स्थिति होती है। तो ये है मर्टन का पूरा प्रकारवादी विश्लेषण।
इसके अतिरिक्त मर्टन ने एक और अवधारणा दी है अपने प्रकार्यवादी विश्लेषण में, जिसको इन्होंने कहा प्रकार्यात्मक विकल्प की अवधारणा। तो मर्टन कहते हैं कि अनिवार्य नहीं है कि समाज ने एक इकाई को जो निर्धारित कार्य दे दिया है वही इकाई उसको पूरा करे। कभी कभी ऐसा होता है कि उस इकाई का विकल्प भी मौजूद होता है और उस इकाई का विकल्प ही दूसरे कार्यों को करता है। सपोज के लिए जो परिवार है ये एक सामाजिक संरचना की इकाई है। मुख्य इसका कार्य है समाजीकरण। अब समाजीकरण का कार्य मुख्य तौर पर है तो परिवार का, लेकिन वर्तमान में इसका विकल्प आ गया है। कौन कौन सी संस्थाएं, जैसे शिक्षण संस्थाएं हैं और भी कई सारी संस्थाएं हैं जो कि समाजीकरण का कार्य कर रही हैं। तो परिवार का मुख्य कार्य था, लेकिन इसका विकल्प के तौर पर दूसरी संस्था ने इसका कार्य कर दिया। तो इसी को मर्टन कहते हैं प्रकार्यात्मक विकल्प। तो ये पूरा इनका है। इन्होंने प्रकार्यात्मक विश्लेषण में 11 सूत्रीय पैराडाइम की अवधारणा को भी प्रस्तुत किया है। तो ये सारा कुछ है इनका प्रकार्यात्मक जो इनका विश्लेषण था वहाँ से। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगी होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।